हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट किया था। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज 3rd लेक्चर है। तो रासायनिक बलगतिकी हमारा चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। रेट लॉ देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। इतना कोशिश रहेगी, इतना हो जाए आज, नहीं होगा तो कल कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली दफ़ा विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल की वीडियो का पर डे की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार कि हम पर आपने भरोसा जताया। देखो, कोई रिएक्शन है, ए है, पी है। अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही, ए से पी बन रहा है, पी से ए नहीं बन रहा, ए से पी बन रहा है, तो इसकी जो मात्रा होगी वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। इसकी जो क्वांटिटी होगी वही तो कॉन्सेंट्रेशन होगी। जो इसकी क्वांटिटी बनेगी वो प्रोडक्ट है, पी की कॉन्सेंट्रेशन होगी, रिएजेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी। कुछ सांद्रता लेंगे तो जैसे जैसे इसकी सांद्रता घटेगी तो अपक्रिया होगी। बात को समझो, अपक्रिया हो रही तो एक ही सांद्रता धीरे धीरे लगातार घटती जाएगी। लगातार सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे सांद्रता घटती जाएगी, जैसे जैसे सांद्रता घटती जाती है, आर का मान मतलब कि रेट का मान भी क्या होता है, घटता जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर फिर रेट बढ़ती है। अगर रिएजेंट की अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो फिर रेट बढ़ेगी। बात समझ में आई? रेट घटेगी तो रेट घटने का मतलब सांद्रता बढ़ रही, सांद्रता घट रही। रेट बढ़ने का मतलब सांद्रता बढ़ा रहे हैं। बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि अभिक्रिया जितनी हो रही उतनी होती है। जैसे इसकी सांद्रता कम हो गई, कल हमने फैक्टर पढ़ाया था, उससे ही रिलेटेड बात है भाई। मान चलो कि अभिकारक रिएजेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो उनके बीच जो होगी टक्कर ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब रिएजेंट कम सा है तो प्रोडक्ट कम सा बनेगा, आराम से बनेगा। तो वही चीज़ है, तो रेट वहाँ पे घट जाते हैं। तो थियोरेटिकली ये पता चल रहा है कि जो रेट होगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, ए पर डिपेंड कर रही है। ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, ए की कॉन्सेंट्रेशन की। ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। ऐसा दिख रहा है, ये थ्योरी वाली चीज़ है, क्लियर है। पर एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है प्यारे कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी पावर n के समानुपाती होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, अभिकारक की सांद्रता की घात n के समानुपाती होती है रेट। n क्या है, बस इसी को तो हमने आज जानना है, ये कैसे पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। n क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं मालूम पड़ता। बात को समझो, मैं फेल दूंगा आपको आगे। ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट होती है। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा मैं और समझाता हूं आपको। मान लो ये रिएक्शन, अभिकारक ए, अभिकारक बी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ए है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बी है, सी दे रहा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सी, मतलब ए बी मिलके सी बना रहा है। ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया मैंने, ठीक है। इन्हें बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बोल देते हैं। तो उच्चारण में थोड़ा सा वो हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में। चलो ठीक है, तो क्या होगा, अब एक नियम आपने पढ़ा होगा, कौन सा नियम, जब अनुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा होता है।
द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पे पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसके अनुसार क्या होता है था, जो वेग होता है, वेग अर्थात वेलोसिटी, वेलोसिटी अर्थात दर, ये समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के गुणनफल के, अभिकारकों के एक्टिव मास के गुणनफल अर्थात मल्टीप्लाई के इन दोनों को, अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दर के समानुपाती होगा। पर इनके यहाँ पे ये भी लिखते हैं, या अगर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है तो ए के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल ए है तो स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी है तो स्मॉल बी। ये किसके अनुसार होता था? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाएंगे तो के आ जाता था, के एक स्थिरांक होता था, ये आ जाता था, ये मिलता था। ये किसके अनुसार है प्यारे? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार है। क्लियर है? अब के क्या है यहाँ पे? वेग स्थिरांक है, इसके बहुत सारे नाम है। जहाँ के क्या है, जहाँ के वेग, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, जो भी बोलो सब ठीक है। स्थिरांक, ठीक, स्थिरांक बोलो, नियतांक बोलो, वेग नियतांक बोल सकते हो तुम। ठीक है, इसे स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्लियर है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्लियर है? हाँ, अब ये किसके अनुसार था? ये क्या होती थी? ये स्टोइकोमेट्री होती थी। अभिकारक ए के लिए ए की स्टोइकोमेट्री, बी के लिए बी की स्टोइकोमेट्री, ये दर इसके अनुसार है। लेकिन ये कैसा थ्योरिकल डाटा होता था, ये थ्योरी के अनुसार है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार नहीं है। ये तो स्टोइकोमेट्री गुणांक है, ठीक है, ये थ्योरिकल है, ये सैद्धांतिक मान होता है। ये क्या हो, इसमें जो दर होती है ये सैद्धांतिक होती है, थ्योरिकल होती है। लिख लेना, ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक मान है, थ्योरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे जो रेट आएगी वो थ्योरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल क्या होगी? वो आता है रेट लॉ से। उसके बारे में कौन बात करता है? रेट लॉ बात करता है। कौन बात करता है? रेट लॉ बात करता है। बात समझ में आ रही? रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ, मान लो इसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे? जो रेट होगी वो समानुपाती होगी एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई की वैल्यू जो मिलेगी एक्सपेरिमेंट से आएगी। एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्सपेरिमेंट से आएगी। ये हम थ्योरी से ऐसे देख के नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो। एक बी की वैल्यू जो होगी थ्योरी से आएगी। क्लियर है? एक्स बी का जो सम होगा वो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, अपक्रिया की कोट के बराबर होगा। मतलब जो भी रिएजेंट होंगे इनकी जो पावर आएगी, इनकी जो घात आएगी, उसका जो सम होगा वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अपक्रिया की कोट होगी, अपक्रिया की कोट होगी। एन क्या है? अपक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है? ठीक है, मान लो एक ही रिएजेंट होता,
एक ही रीजेंट होता है एक के लिए। मान लो ए से पी बन रहा है, ए से पी बन रहा है, तो ऐसे लिख देते आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसकी पावर एन हो जाती। एन क्या है? एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब दो या दो से ज़्यादा रीजेंट हो जाएंगे तो उनकी पावर सम कर लेंगे, उनकी पावर का सम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में? एक है तो उसकी उसी की पावर होगी सम। अगर हम सिर्फ ए के लिए बात करें, ए के लिए कोड कौन होगी? ए के लिए कोड क्या होगी? तो एक्स क्या है? ए के सापेक्ष किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए के सापेक्ष एक्स क्या है? ए के सापेक्ष एक्स अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट है। वाई क्या है? वाई अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट है। क्लियर है? सापेक्ष अभिक्रिया की कोट है। क्लियर है? इतनी बात है। एक्स वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। तो अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ होता क्या है? तो रेट लॉ की डिफिनीशन सुन लो। रेट लॉ की डिफिनीशन सुन लो, वह गणितीय व्यंजक मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। कैसा इक्वेशन होगा? मैथमेटिकल होगा। वह गणितीय व्यंजक होगा या फार्मूला, ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला होगा जो प्रायोगिक रूप से निरूपित होगा, जो एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंट होगा। ठीक है? अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? वेग समीकरण कहलाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है? वो अभिकारकों की सांद्रता की जो भी घात होगी वो क्या निरूपित करे, अभिक्रिया के रेट को निरूपित करे, रिप्रेजेंट करे। वही क्या है? वेग नियम है। क्लियर है? यही है रेट लॉ, यही चीज बोलता है और कुछ नहीं। ठीक है? ये कौन सा लॉ था? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम था। ये रेट लॉ है। ठीक है? यहाँ पे ए बी जो होते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं, लेकिन एक्स वाई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं होते। हाँ, रेयर केस में कभी हो जाए, मान लो एक्स जो है ए के बराबर हो, इक्वल हो जाए, वाई बी के इक्वल हो जाए, कभी कभार हो सकता है, पर जनरली होते नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है? और यहाँ पे तो कुछ भी होता है, क्योंकि यहाँ तो हम बैलेंस तो कुछ कैसे भी कर सकते हैं ना। जैसे यही रिएक्शन है N2 + H2 NH3 बन गया, इसको हम कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये भी तो हम मान बदल सकते हैं, लेकिन रेट तो वही रहेगा ना। रेट तो ऐसा है नहीं कि ए बी के मान बदल दे कि रेट भी बदल जाए। इनके ए बी के ये स्मॉल बी के मान बदल दे, रेट भी बदल। इनके तो मान हम ऐसे बदल सकते हैं। इसको बैलेंस करने कई तरीके हो सकते हैं। कोई किस नंबर से बैलेंस करे, कोई ज़्यादा नंबर बढ़ा के बैलेंस करेगा। क्लियर है ये चीज़। तो ऑर्डर जो होगी, वो ऑर्डर रिएक्शन की रेट जो होगी, रेट जो होगी वो डिटरमाइन होगी अलग तरीके से। ठीक है? ऐसे नहीं व्यक्त होगी। क्लियर है? वेग नियम इस बात को बताता है। ठीक है? वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है रेट निकालना। अब दूसरी बात, अब कोड कैसे निकलेगी? कोड भी एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। भी मैंने बोला ना, एक्स वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो ऑर्डर आप ऐसे नहीं बता सकते। जैसे कोई रिएक्शन मैं ले लूँ, एक एग्जाम्पल से समझो। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप घर से निकले दुकान के लिए, आप रास्ते में बीच में बैरियर मिलता है, बैरियर या फिर जेसीबी आगे खुदाई कर रही थी, ऐसे समझ लो जेसीबी आगे खुदाई कर रही थी। अब ऐसे तो घर में जिसने भेजा उसको मालूम, तो भाई 5 मिनट जाने का, 5 मिनट आने का, 2 मिनट दुकान पे लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तो 10-15 मिनट लग जाएगा। 15 मिनट में यहाँ जाना चाहिए, हो गए 20 मिनट, अभी आए नहीं हो तुम घर लौट के। अब तुम गए गुजरे 5 मिनट बिता दिए, यहाँ पे पहुँचे, दुकान यहीं पे थी, यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हो जेसीबी हटे तो मैं निकलूँ। जेसीबी बिजी है काम करने में, जेसीबी हट नहीं सकती, जेसीबी बाहरी है। अब तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए तो साइड नहीं दे सकती है ना।
तो यहाँ पे बैरियर मिल गया एक तरफ से। अब 10 मिनट इसने इंतजार करा लिया, 5 मिनट वो, 10 मिनट वो, 15 मिनट तो यहीं बीत गए। अभी दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे लेने में 2-3 मिनट जाएगा, फिर लौटे वापस जाने में टाइम लगेगा, तो ओवर टाइम हो जाएगा। तो जब गुजरोगे उस रास्ते से तभी ना पता चलेगा। मम्मी थोड़ी ना गुजर रही, तो मम्मी को पता, मम्मी ने तो भेज दिया जाओ बेटा ले आओ बाबा, तो उन मम्मी को लग रहा 15 मिनट में आ जाना चाहिए। अब बेटा गया है तो बेटे को पता चला कि हाँ क्या मिला है वहाँ पे, क्या दिक्कत आई है। जब उस रास्ते से गुजरोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी ना पता चलेगा। ऐसे लगने तो लग रहा है 15 मिनट में आ जाता है, 15 मिनट का रास्ता 15 मिनट में हो जाएगा काम, लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि अंदर क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला। ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना, फिर इस बैरियर पर डिपेंड करे जाएगी रेट, और यहाँ पे स्लो हो जाएगी। अभी इसकी स्पीड यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, इसकी स्लो हो गई। तो यहीं पे जहाँ पे स्लो हो जाती है स्पीड, जैसे कि क्लियर है, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ये तो फास्ट रिएक्शन होती है। ए से बी का बनना फास्ट होता है, ये स्लो होता है। बी से सी का बनना स्लो होता है। जहाँ जो स्टेप स्लो होता है, जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। आरडीएक स्टेप वही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्टेप स्लो होता है। बात समझ में आई, जो स्टेप स्लो होता है वहीं से रेट डिटरमाइन होती है, वहीं से रेट का निर्धारण होता है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण कहाँ से होता है, जो अभिक्रिया की दर जहाँ पे स्लो होगी, तो अभिक्रिया की दर जैसे वहाँ पे बैरियर से हो रहा था अभिक्रिया की दर का निर्धारण। ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्लो है, एक्सपेरिमेंट से ही तो पता चलेगा। बात समझ में आई। इसलिए रेट को भी हम एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, इनकी घात जो शांता होती है, यही तो बैरियर है। एक ये तो शांता है, ये तो शांता है, और बैरियर तो यही एक तरह से जो ऑर्डर है उसी पर डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड करेगा। अब एक्स वाई के मान कैसे हैं, बैरियर कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। क्या पता कभी जेसीबी मिलेगी, कभी भीड़ मिलेगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं, तो जाम लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वाई को वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट से जब उस रास्ते से गुजरा जाएगा तभी ना पता चलेगा, जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब फिर मिला होगा थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंट से क्यों आते हैं चीज़। रेट भी एक्सपेरिमेंट से आती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, एक्स वाई की वैल्यू भी, एन की वैल्यू भी जो आती है, ये भी एक्सपेरिमेंट से आती है। तो ऐसे नहीं बता सकते हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं बताया जा सकता रिएक्शन को देख के, हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही बताया जा सकता है। हाँ, अनुमान लगाने कुछ तरीके हैं, अनुमान लगाने क्या तरीके हम आपको बताएंगे आगे। ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या लिखते हैं, वेग समीकरण में, वेग समीकरण के जैसे कि यही है, जैसे कि ये इसी वेग समीकरण इसी को ले लें हम। ये क्या था, x, यहाँ पे b, यहाँ पे y, इक्वल टू लगाएंगे तो k लगाएंगे, k लिखेंगे, यहाँ पे फिर x, यहाँ पे फिर b, इसकी पावर y। n क्या, ऑर्डर ऑफ अभिक्रिया की कोड, n क्या है, अभिक्रिया की कोड। ये क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या है, अभिक्रिया की कोड। इन दोनों का सम करने पर टोटल अभिक्रिया की कोड आएगी। मतलब पूरे रिएक्शन की अभिक्रिया की कोड पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, जो अभिकारक की घात होगी वो टोटल करनी पड़ेगी। क्लियर है। अगर सिर्फ एक रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो x जो होगी वही, एक रिस्पेक्ट में सिर्फ वही होगी उसकी ऑर्डर ऑफ, एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो x की वैल्यू जो होगी वही होगी, b के रिस्पेक्ट में पूछे तो y की वैल्यू जो होगी वही होगी। अगर पूरी अभिक्रिया पे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोड, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी। क्लियर, इतनी बात में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, x के लिए, a के लिए x है, b के लिए y है, पूरी रिएक्शन के लिए x प्लस वाई। ठीक है, k क्या है, k वही चीज़ है, k वही चीज़ है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक या वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया दर। ठीक है, यही होता है कि क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब के लिए कुछ बातें हैं, के लिए कुछ बातें हैं, के लिए कुछ बातें ये हैं, के का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, के का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ के हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। पॉइंट ऑफ के क्या है? वेग स्थिरांक। सी पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, वेग स्थिरांक के का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के का मान भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का मान भी बढ़ता है, ये याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तीसरा पॉइंट ये है प्यारे, के का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ता है। अगर हम कोई कैटालिस्ट लगा दें, कैटालिस्ट प्रेजेंट है मान लो, तो के का मान बढ़ जाएगा, अभिकारक का मान बढ़ जाता, वैसे बताएंगे। अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो के का मान भी बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो के का मान भी बढ़ेगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट प्यारे ये है, द्वितीय अभिक्रिया के लिए के का मान स्थिर ताप पर नियत रहता है। समान स्थिति में भिन्न भिन्न अभिकारकों के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर समान अभिक्रिया है कि भिन्न भिन्न अभिकारक के लिए के का मान अलग अलग हो सकता है, अभिकारक ए के लिए अलग के का मान हो सकता है, अभिकारक बी के लिए अलग के का मान हो सकता है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग के का मान होता है, होता भी है, होना भी चाहिए, यही चीज़ है। अगर समान का टेम्परेचर कांस्टेंट का समान अवस्था है तब एक अभिकारक के लिए के का मान कांस्टेंट होगा। क्लियर है? के का मात्रक अभिक्रिया के कोड पर डिपेंड कर देगा। के की यूनिट जो होगी डिपेंड करेगी किस पर? के का मात्रा की यूनिट किस पर निर्भर करेगी? यूनिट कोड आर्डर पर डिपेंड करेगी, पर निर्भर करती है, आर्डर पर। कैसे निर्भर करती है आर्डर पर? अभी हम के यूनिट निकालेंगे तो देख लेंगे, वहाँ पे सीख लेंगे। पांचवा पॉइंट ये है प्यारे, के का मान अभिक्रिया की कोड पर निर्भर करता है, ये तो हो गया। फिर क्या है? के का मान उच्च होने से अभिक्रिया तेज होती है, धीमी अभिक्रिया के लिए के का मान कम होता है। मतलब फास्ट रिएक्शन, मतलब कि रेट बढ़ा तो के बढ़ा, मतलब अब रेट का बढ़ना मतलब अभिक्रिया की गति बढ़ना। ठीक है, फास्ट हो रही है अभिक्रिया मतलब कि के क्या होगा? फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। आर घटा तो के भी घटा। क्लियर है? ये चीज़ घटा। अब देख लेते हैं के की यूनिट क्या होगी। के की यूनिट क्या होगी प्यारे? इससे भी देख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। रीजन की सांद्रता पावर एन। ठीक है, सॉरी। के का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा प्यारे? के का मान क्या हो जाएगा? आर अपान में ए हो जाएगा, आर अपान में एन की ए की पावर एन हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता था? इसका मात्रा क्या होता था? याद करो, मोल अपान में क्या होता था? लीटर, मोल पर लीटर, और क्या होता था? पर में ही टाइम होता था, टाइम। क्लियर? इतना होता था रेट का। इसका मात्रा क्या होगा? ए का मात्रा क्या होगा प्यारे? ए का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मोल पर लीटर होगा, मोल प्रति लीटर होगा। क्लियर? इसका मात्रक तो मोल पर लीटर ही होगा। हो गया। इसे घुमा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इंटू टाइम इनवर्स कर सकते हैं, लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, टाइम इनवर्स कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं? ये पलट जाएगा ना प्यारे,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पूरे के बटे एक कर सकते हैं, ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n जो होगा वो माइनस में जाएगा, ऊपर ऊपर इसको पलट देंगे तो वहाँ तक निकल आएगा आराम से। चलो पलट देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, मोल लीटर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 समझ लो, और ये टाइम इनवर्स ऊपर कर दे रहे हैं, टाइम इनवर्स कर दे रहे हैं। अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल अपान में लीटर, इसकी पावर n है, इसकी पावर क्या है, n है। देखो बेस क्या है, समान है, मोल पर लीटर, तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये माइनस में हो जाएगा प्यारी, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर जो होगी, पावर में क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। ये 10 की पावर -7 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का होता तो माइनस का हो जाता है ना, उसी तरह प्लस का था तो माइनस का हो गया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम इनवर्स और टाइम इनवर्स ही रहेगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोल अपान में लीटर n-1, ये यूनिट बन जाएगी। अब n क्या है, n आर्डर ऑफ रिएक्शन है, n क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो n के अनुसार k की मान बदलता रहेगा। n 0 होगा तो कुछ इसका यूनिट कुछ और हो जाएगा, n 1 होगा तो कुछ यूनिट कुछ और हो जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं, n इक्वल, अगर आर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 0 कब होगा, जब शून्य कोट की अपक्रिया होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट अपक्रिया 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब क्या होगा, n की जगह पर 0 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या बनेगा प्यारे, टाइम इनवर्स मोल अपान में लीटर, ये क्या हो जाएगा, 1 - 0 तो कुछ नहीं, किसी की 1 से 0 का तो 1 ही रहेगा, किसी की पावर 1 हो तो उतना ही होता है वैल्यू, इक्वल टू टाइम इनवर्स मोल अपान में लीटर इनवर्स। यूनिट देख के भी तुम बता सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये यूनिट है तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है, अगर ये यूनिट मिले तो, क्लियर है। अगर n इक्वल टू 1 होता, n इक्वल टू 1 होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोट अपक्रिया के लिए n इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या मात्रक बनता बताओ, k इक्वल टू क्या बनता है, टाइम इनवर्स मोल अपान में लीटर n-1 होता है, n की जगह पर 1 रखेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, किसी की पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो इतने की वैल्यू ये 1 होगी, तो टाइम इनवर्स यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 बना तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान किसी की पावर, x की पावर 0 है तो इसका मान 1, कुछ किसी की पावर हो, b की पावर 0 तो इसका मान 1, इसकी पावर 0 तो इसका मान 1 मल्टीप्लाई 1, तो इतना ही होने वाला। तो मतलब कि यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टाइम इनवर्स, ठीक है। अगर टाइम इनवर्स में दे रखा है टाइम, समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर है, समझ जाना वो, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, समझ जाना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मान लो दे रखा है 4 सेकेंड इनवर्स दे रखा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 1 हावर इनवर्स, समझ जाना कि 10 मिनट इनवर्स, समझ जाना ये सब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, समझ जाना कि क्या, अगर यूनिट ये मिल जाए समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर है। ये थी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब आगे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड लॉ देखेंगे, इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। यही 2 सिलेबस में होते हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं।
सेकेंड आर्डर फिर देख लेंगे अगर एनसीईआरटी है नहीं वैसे। फर्स्ट जीरो आर्डर फर्स्ट आर्डर ही देखेंगे। इनको देखने वाले हैं 2 लेक्चर में। जीरो आर्डर अगला लेक्चर होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट आर्डर पे होगा, फिर इनके न्यूमेरिकल हम करेंगे दबा के। न्यूमेरिकल करने में मॉलिक्यूलरिटी आणविकता पे आ जाऊँगा। आणविकता वाला कॉन्सेप्ट समझा के उस दिन पूरा आणविकता हो जाएगा, दोनों में कंपेयर भी कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर लगभग 60% लेसन कंप्लीट हो जाएगा, 60-70%। बच्चे कुछ टॉपिक फिर हम कर लेंगे, ठीक। आरएनएस इक्वेशन भी हो, उसका भी एक लेक्चर लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।